Hello friends, welcome again in this channel Edify of Partials. Here we will cover two of the terms plant stress physiology and nitrogen metabolism. दोनों ही जो टर्म है उनको कवर करेंगे. ये पूरा ही थ्योरी बेस्ड नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा. तो हम सिर्फ जो नॉलेज है उसके थ्रू आपको समझाएंगे. सो यू नीड टू कंसर्न दिस कि क्या है प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी. थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में. आपने देखा है कि कभी कभी प्लांट क्या है आपका स्ट्रेस दिखाता है किस कंडीशन में. जैसे कि ये तो एनिमल के थ्रू दे रखा है. इफ अ नॉर्मल प्लांट ग्रोइंग अंडर फेवरेबल लाइट कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी. कहने का मतलब है यदि कोई प्लांट फेवरेबल लाइट कंडीशन में वो उग रहा है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी. उसे सब्जेक्ट किया जाता है कि वो लो लाइट इंटेंसिटी में है. इट्स फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म है डिप्यूटेड. कहने का मतलब मान लीजिए अगर उसको सब्जेक्ट किया जाए कि उसको इंटेंसिटी है लाइट की वो कम दी जाए, तो इसका जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होगा वो कम हो जाएगा. डिप्लीटेड माने उसका जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होगा उसमें कहीं ना कहीं जो बाय प्रोडक्ट होगा वो कम ही बनेगा. सिंपली दिस लो इंटेंसिटी कैन बी रिफर्ड एज स्ट्रेस फैक्टर. इसी को हम मान लेंगे ये एक स्ट्रेस फैक्टर है. किसके लिए? प्लांट के लिए. ठीक है, अफोरसाइड प्लांट. ठीक है, उस प्लांट के लिए जो बोला जाएगा. ठीक है, जिसके ऊपर ये कवर करा है, जिसके ऊपर ये इफेक्ट हुआ. सो व्हाट इज प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी? लेट्स रीड. या द स्टडी ऑफ functioning of plants under adverse environmental condition is simply called plant stress physiology. क्या मतलब है? एक स्टडी जो क्या करती है फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कार्यकाई को अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब वातावरण की जो बिल्कुल घातक एडवर्स कंडीशन है, मतलब जो बेकार कंडीशन है, घातक कंडीशन है, इज सिंपली कॉल्ड. उस कंडीशन को हम पढ़ते हैं इस प्लांट के थ्रू, उनकी कार्यकाई को पढ़ते हैं, तो ये क्या बोला जाता है? सिंपली कॉल्ड प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी. इसी को प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी बोला जाता है. और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रोफेसर जैकब लेविट ने बताया था 1972 में किसके बारे में? इस स्ट्रेस के बारे में. ठीक है, किसके? प्लांट स्ट्रेस के बारे में उन्होंने बताया था. ओके, अब पढ़ते हैं आगे. टाइप्स ऑफ प्लांट स्ट्रेस. प्लांट स्ट्रेस कितने हैं, कितने टाइप के हैं? पहले तो इन्हीं प्लांट स्ट्रेस को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस. अभी समझाएंगे इसको. ये जो स्ट्रेस फैक्टर हैं जो प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बीच में इनको बताया जाता है, तभी उनके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है. अब वो ऑर्गेनिज्म के किस किस बेसिस पर हो सकते हैं? हो सकता है कम्युनिकेशन वायरसेस का, बैक्टीरिया का, फंजाई, पैरासाइट एंड इंसेक्ट, वीड्स के थ्रू हो रहा हो. ठीक है, मे बी इट इज बायोटिक और बायोटिक. ठीक है, अभी आगे समझ में आ जाएगा. सो लेट्स. The biotic stress is caused by bacteria, fungi, and nematodes that are ever present in the environment are called potentially biotic stress. Biotic stress में क्या आएगा? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई आ गया, निमेटोड हो गया, या फिर कोई एक्सटर्नल आपके जो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हर्बीवोर हैं, वो भी आपके बायोटिक में दिए जाएंगे. दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जो प्रेजेंट रहते हैं एनवायरमेंट में, कॉल्ड पोटेंशियल बायोटिक स्ट्रेस. इनको बोला जाता है क्या? विभावी बायोटिक स्ट्रेस. ठीक है, पोटेंशियल बायोटिक स्ट्रेस. दीज आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एलेलोपैथी और पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था. एलोपैथी को एलेलोपैथी को पढ़ लेते हैं. एलेलोपैथी रिफर्स टू द बायोकेमिकल इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर. कहने का मतलब है बायोकेमिकल इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर. कहने का मतलब किसी एक स्पीसीज से या फिर किसी दूसरी स्पीसीज से बायोकेमिकल इनहिबिशन का प्लांट में एंटर करा देना, ये एलेलोपैथी में आ जाता है. जैसे कि द इनहिबिशन केमिकल इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट. जो केमिकल है वो क्या किया जाएगा? उसको रिलीज करा जाएगा एनवायरनमेंट में, वेयर इट इफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ द नेबरिंग प्लांट. जो क्या करा जाएगा? जो प्लांट पर, उनकी ग्रोथ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा. These biochemicals are known as एलेलोकेमिकल्स. इन केमिकल्स को बोला जाता है एलेलोकेमिकल्स. रिमेंबर इट. क्या बोला जा रहा है? बायोकेमिकल इनहिबिशन बाय वन स्पीसीज बाय अनदर इनटू द एनवायरनमेंट रिलीजिंग. कहने का मतलब है इनको, ये जो केमिकल कहाँ पर रिलीज होंगे? एनवायरनमेंट में. देन दे विल इफेक्ट द प्लांट्स. फिर वो प्लांट जो सेवरल प्लांट्स हैं आसपास के, उनको नियरिंग प्लांट को इफेक्ट करेंगे.
ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलएलओ केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि जगलन्स नाइग्रम है, आपने अगर नाम सुना हो बॉटनिकल नेम है जगलन्स ट्राइजिया, इसको बोलते हैं प्लम, बेर का वो आपका बॉटनिकल नेम है। तो वैसे ही एक जगलन्स, ये भी आपका उसी फैमिली से है, जगलन्स नाइग्रम है। ये जगलन्स नाइग्रम आपका उससे है, सोलेनेसी से, ठीक है। रिलीजेस एन एलएलओ केमिकल जगलोन, ये एलएलओ केमिकल निकालते हैं, कौन सा, जगलोन, विच इज रेस्पिरेटरी इनहिबिटर, ठीक है, जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर होता है, रेस्पिरेशन को इनहिबिट करके आता है। प्लांट्स मेनली सोलेनेसी फैमिली, मतलब जो प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली में ये इंक्लूड होता है, इसमें कॉज मिलेगा। व्हेन एक्सपोज टू दीज एलएलओ केमिकल, जब इनको पढ़ा जाता है, एग्जिबिट सिम्टम, लक्षण दिखाएंगे, सच एज विल्टिंग, क्लोरोसिस एंड डेथ, मतलब इनके सिम्टम्स की वजह से, तो क्या होगा, इन केमिकल्स की वजह से सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे, विल्टिंग, पेड़ पूरा ही मुरझा जाएगा, विल्ट हो जाएगा, क्लोरोसिस या तो पीले पड़ जाएंगे, एंड डेथ या फिर प्लांट की डेथ ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पैथोजेनिसिटी में पढ़ रखा है, रिफर्स टू पोटेंशियल डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, सो वी नीड नॉट टू रीड दिस। ये ज़ैंथोमोनास सेट्राई आपने बैक्टीरियम पढ़ा होगा, लास्ट सिट्रस कैंकर जो डिजीज कॉज करता है। ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि सच एज ड्रॉट, एक्सेसिव सॉइल सैलिनिटी, मान लो मिट्टी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई, उसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, एक्सेसिव वाटरिंग, पानी इतना ज्यादा दे दिया, एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कोल्ड, फ्रॉस्ट, हीट, मतलब हीट या फिर फ्रॉस्ट या फिर इतने ज्यादा ठंडाई हो गई कि जमी जा रहा है प्लांट, कोल्ड हो जा रहा है, सैलिनिटी एंड मिनरल टॉक्सिसिटी, या फिर जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल हैं, उनकी जो विषाक्तता है, टॉक्सिसिटी है, वो ज्यादा बढ़ गई है, तो उसमें आएंगे आपके एबायोटिक फैक्टर्स, है ना, एबायोटिक स्ट्रेस जिसको बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर टू मच और टू लिटिल, मतलब बहुत ज्यादा और बहुत कम, एंड न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन द सॉइल, सॉइल अगर डिफिशिएंसी मिल जाएगी सॉइल में, नेगेटिव इफेक्ट ग्रोथ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, तो प्लांट के डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये बाहर के फैक्टर्स होते हैं, दैट कैन इफेक्ट द ग्रोथ एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन, ग्रोथ, लॉन्गर ड्यूरेशन ग्रोथ को वो क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। देखो बायोटिक और एबायोटिक में आप आराम से समझ सकते हैं, ये है बायोटिक और ये है एबायोटिक। बायोटिक में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांट पर ये जो पैथोजन लगे हुए हैं ये बायोटिक में आएंगे, पैथोजन इफेक्ट हो गया, इंसेक्ट इफेक्ट हो गया, हर्बीवोर इफेक्ट हो गया, हर्बीवोर इफेक्ट हो गया, एंड सॉरी, एंड हर्बीवोर इफेक्ट है। हर्बीवोर इफेक्ट मतलब कोई कैटल है वो उसको खा गया है, यहाँ पर देखो ये आपके पेरीपेटस लगे हुए हैं ना, ये इंसेक्ट लगा हुआ है, तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स, है ना, बायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। बायोटिक स्ट्रेस क्या होगा, इन्हीं के जरिए प्लांट जो है वो अपना ग्रोथ रोकेगा और कुछ कर नहीं पाएगा, या फिर प्लांट के सभी पत्तियां गायब हो जाएंगी, तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डेफिसिट होगा, उसमें कमी आएगी, मिटिगेटिंग होगा तो प्रॉब्लम आएगी। एबायोटिक फैक्टर में क्या है, सन है, उसकी हीट है, या फिर मान लो कि रेन है, रेन एक्सेसिव रेन हो गया, एक्सेसिव मतलब वाटर वहां पर पोटेंशियल हो गया, ठीक है, तो ये हैं आपके कौन से एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा इनके, इनको जैसे कि बायोटिक फैक्टर को डिफेंस में यूज करने के लिए फाइटो हार्मोन्स का यूज करते हैं, कौन, प्लांट, डिफेंस, एज ए डिफेंस, है ना। ये आपके सोर्सेज थे। मेजर टाइप्स ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर्स पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले आता है वाटर स्ट्रेस, या फिर आपका वाटर डेफिसिट, वाटर स्ट्रेस बोल दीजिए या फिर वाटर डेफिसिट, आपके जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस कि ये थ्योरी बेस्ड तो पूरा नहीं है, ठीक है, हमने पूरा ही थ्योरी नहीं कराया, नहीं तो थ्योरी कराना होता तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। तो हम जो मेन मेन टॉपिक है आप समझ लो जो आपके सिलेबस में है। वाटर डेफिसिट में क्या होगा, वाटर डेफिसिट इज अ कॉमन स्ट्रेस कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर डेफिसिट का मतलब समझ में आ रहा होगा, पानी की कमी से वाटर में, प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो जाता है। द एफ्लुएंस ऑफ वाटर लीड्स टू अ स्ट्रेस कॉल्ड फ्लड स्टेट, मान लीजिए बहुत ज्यादा वाटर हो गया और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लड स्टेट बोल दिया जाएगा, फ्लड माने बाढ़, जानते हैं ना बाढ़, तो बाढ़ स्ट्रेस मतलब प्लांट में क्या हो जाएगा, फ्लड स्ट्रेस बोला जाएगा। एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर लीड्स टू अ स्ट्रेस कॉल्ड द ड्रॉट स्ट्रेस, और जब पानी की इतनी कमी हो जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉट स्ट्रेस बोला जाएगा, या फिर वाटर स्ट्रेस। जैसे कि फ्लडिंग कॉजेज ऑक्सीजन टू रूट्स एंड soil borne microorganism. Effect of flooding are nitrogen turnover in the soil,
reduce एब्सिसिक एसिड इथाइलिन एंड प्रीकर्सर आर फॉर्म्ड इन द लार्जर अमाउंट स्टिमुलेशन ऑफ पार्स। कहने का मतलब है जब मान लीजिए आपके पास में फूडिंग इफेक्ट ऑफ फूडिंग कब हो पाएंगे, जब माइक्रो सॉइल है, सॉइल में आपके ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो चुके हैं जो आगे जाके नाइट्रोजन को क्या करेंगे, सॉइल में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नाइट प्लांट तो आपके एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं बट बाय द डिग्रेडिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को डिग्रेड करके, ठीक है। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन का टर्नओवर होगा तो सॉइल में जो भी आपके प्रेजेंट होंगे आपके एलिमेंट्स वो सब डेफिसिट में ही जाएंगे, उससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टिमुलेशन ऑफ पार्शियल हो जाएगा। कहने का मतलब है स्टिमुलेशन ऑफ पार्शियल स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटल का खुलना, एपिनेस्टी हो जाएगी, एब्सिशन ऑफ लीव्स, एब्सिशन ऑफ लीव्स मतलब लीव जो लीव्स हैं वो गिरने लग जाएंगी, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सेलुलर मेम्ब्रेन जो सिस्टम है प्लांट को ब्रेक डाउन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रो बॉडीज डिसइंटीग्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रो बॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। एंजाइम्स आर पार्शियली इनहिबिटेड, और एंजाइम्स क्या करेंगे, वो बहुत ही रेयरली काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा या ये तो आपको बता देते हैं। देखो इसको समझो, लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। पानी की कमी हो जाएगी तो वो क्या बढ़ा देगी, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो पानी वाले जो हार्मोन्स है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि वाटर को पहले से ही वाटर कम है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। और अगर बताएं, जैसे कि अगर हम बताएं ड्रॉट का अगर इफेक्ट हो जाता है तो डिक्रीज इन सेलुलर ग्रोथ, सेलुलर ग्रोथ कम हो जाएगी। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, वो क्या होंगे, सेल वॉल कंपोनेंट्स है वो उनका जो संश्लेषण होगा वो भी कम हो जाएगा। दैट कॉजेज द सेल बिकम स्मॉलर साइज, तो सेल होगी वो भी क्या हो जाएगी, एज ए बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, वैसे ही प्रकार से ये भी सिकुड़ जाएगी क्योंकि ड्रॉट कंडीशन आ गई है। इंक्रीज इन एब्सिसिक एसिड लेवल, एब्सिसिक लेवल बढ़ जाएगा, एब्सिसिक लेवल बढ़ेगा तो होगा क्या, आपकी जो लीव्स है वो गिरने लग जाएंगी। अल्टीमेटली क्लोजेस डाउन द स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस बंद होने लग जाएंगे। अब बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। टू द मिनिमम प्रोटोक्लोरोफिल फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्लाइन। समझ में आया, ये हमने बता दिया। लेवल्स ऑफ प्रोलीन्स इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, लेवल ऑफ प्रोलीन इंपोर्टेंट टर्म आ गया। प्रोलीन कब बढ़ेगा, जब ड्रॉट कंडीशन होगी, प्लांट स्ट्रेस में होगा, तभी प्रोलीन इंक्रीजेस बढ़ेगा। रेस्पायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन एसिमिलेशन डिक्रीजेस, रेस्पायरेशन जो रेस्पायर प्लांट रेस्पायर कर रहे होंगे, ट्रांसलोकेशन उनका ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन जो है ऑफ एसिमिलेटेड डिक्रीजेस। कहने का मतलब है जो अब्जॉर्प्शन करने की क्षमता है वो भी उनकी डिक्रीज हो जाएगी, रेस्पायरेटरी सिस्टम इनका ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा। ओके, ये समझ में आया होगा। जैसे कि वाटर डेफिसिट है, पानी की कमी है तो डिहाइड्रेशन होगा। सिग्नल परसेप्शन आपके कहाँ होंगे, स्टोमेटल क्लोजर पर इफेक्ट पड़ेगा, जीन एक्सप्रेशन पर। स्ट्रेस रिस्पॉन्ड एंड टॉलरेंस की ये क्षमता यहाँ पर दिखाई देगी। अब पढ़ते हैं सॉल्ट स्ट्रेस, मीन्स सैलिनिटी वाली बात करते हैं। द असेंबल ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का सॉइल में इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाना इन द सॉइल देन रिक्वायर्ड कॉज इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, वो क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ को वो करेगा, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, इसे बोला जाएगा सॉल्ट स्ट्रेस। ओके, द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट नियर द कोस्ट लाइन, जो प्लांट कोस्ट लाइन पर प्रेजेंट है उनमें सॉल्ट स्ट्रेस होने की जो कंडीशन होती है वो ज्यादा हो जाती है ना। जो कोस्ट लाइन पर, कोस्ट लाइन में ना तटीय रेखा पर प्रेजेंट है, जैसे कि अपना वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर आप वेस्ट बंगाल का एरिया ले लीजिए, गुजरात का इधर का एरिया ले लीजिए, तो वहाँ के एरिया में जो प्लांट है वो उनको सॉल्ट स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा। और ये सॉल्ट किसकी कमी से होगा, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम यूजुअली कंट्रीब्यूट द सॉइल सैनिटी, वो क्या करते हैं इसमें सॉइल सैनिटी में भाग देते हैं। ओके, समझ में आया होगा। और इसमें थोड़ा सा plants can categorize in two main classes, halophytes and non-halophytes and glycophyte, ये आप रीड कर लेना। लाइट स्ट्रेस, लाइट स्ट्रेस को पढ़ते हैं। इन ए कंडीशन ऑफ लो इंटेंसिटी, जब कंडीशन क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है तब लाइट स्ट्रेस होगा, ठीक है। जैसे कंपोजिशन ऑफ पॉइंट सीड लविंग प्लांट, एग्जांपल है सायोफाइट। सीड लविंग सायोफाइट जानते हैं, जो प्लांट किसको यूज करते हैं, लाइट को, लो इंटेंसिटी
इंटेंसिटी को बिलो द कंपनसेशन पॉइंट द शेड लविंग प्लांट्स, मतलब जिन्हें छायादार छाया पसंद होती है उन्हें सायोफाइट बोलते हैं। फ्यूफाइट एंड सायोफाइट आपने पढ़ा होगा, फ्यूफाइट एंड सायोफाइट। वाइल इन हाईली लाइट इंटेंसिटी, मतलब जब बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट हो, बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट जिनको बहुत ज्यादा लाइट पसंद होती है ऐसे बोल दीजिए, मतलब लाइटोफिली होते हैं, उन्हें उनके लिए टर्म यूज करा गया हेलियोफाइट। क्या? हेलियोफाइट। सायोफाइट लो इंटेंसिटी और हेलियोफाइट high intensity of light used in get involved in low light intensity stomata do not open। लो इंटेंसिटी में स्टोमेटा खुलते नहीं है, hence there is a comparatively less diffusion of gases, इसीलिए वहां पर diffusion of gases कम होता है उसकी तुलना में। as a result the rate of photosynthesis and the chlorophyll synthesis is also depleted। और होता क्या है, जो रेट है फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल सिंथेसिस का वो भी कम हो जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन होता है, वहां पर भी कम होता है, बट थोड़ा सा इनके कंपेयर में कम होता है। फोटो पीरियडिक चेंजेस इनहिबिट फ्लावरिंग, जो ये लाइट की वजह से क्या होता है, जो फ्लावरिंग पौधे की जो फ्लावरिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर स्ट्रेस एक और पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर environment factors which is classified in three depending on the stress, जैसे कि these are chilling, freezing and heat stress और high temperature। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो, चिलिंग हो, बिल्कुल चिलिंग का मतलब है बिल्कुल आप लो लेवल पर हैं, आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है। फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। हीट स्ट्रेस हो गया या फिर हाई टेम्परेचर है, इसको बोला जाएगा, तीन टाइप में बड़ा बोला गया है टेम्परेचर स्ट्रेस को। टेम्परेचर स्ट्रेस प्लांट शो वाटर पोटेंशियल, कहने का मतलब रिडक्शन। जब टेम्परेचर स्ट्रेस प्लांट में हो जाता है तो ध्यान रखना वाटर पोटेंशियल रिडक्शन हो जाता है। वाटर का डेफिशिएंट किस लिए होगा? टेम्परेचर की वजह से। इजी टू अंडरस्टैंड है ना। और डिसफंक्शन होगा मेम्ब्रेन का, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेटरी इन्हिबिशन होगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, मतलब रेस्पिरेशन में भी आपका ब्रेकडाउन होगा। आरओएस प्रोडक्शन कम हो जाएगा सेल। अच्छा, आरओएस का मतलब समझा दें, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है यहाँ पर। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग में प्रोडक्शन आपका रोल निभाते हैं, या फिर सेल डैमेज में भी ये रोल निभाते हैं। कौन? आरओएस प्रोडक्शन जो होता है, मींस क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ओके, ये क्या है? केमिकल्स हैं। लो जर्मिनेशन रेट हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन रेट कम होगा, या फिर प्लांट डाई ही हो जाएगा, मर ही जाएगा। ठीक है। प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू परमानेंट विल्टिंग इन सॉइल, ड्रॉट एंड टेम्परेरी विल्टिंग इन एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। जब प्लांट क्या हो जाएंगे, परमानेंट विल्टिंग कब होगी? जब सॉइल ड्रॉट हो जाएगा। और हाँ, जब एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस समय पर विल्टिंग हो जाएगी। प्लांट्स आर जनरली डाई एट अ टेम्परेचर अबव 44 डिग्री। प्लांट की डेथ हो जाएगी जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। मतलब इंसान भी तब, आदमी भी क्या कर रहा होगा? स्क्रैचिंग कर रहा होगा अपनी बॉडी पर, उसकी बॉडी पर खुजली होने लग जाएगी, मीन्स वो भी इस टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाएगा? बियर नहीं कर पाएगा। चिलिंग इज द इंजरी ऑफ प्लांट विच इज कॉज ड्यू टू द लो बट अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है लेकिन फिर भी चिलिंग में ही बोला जाएगा, टेम्परेचर काफी कम है। फ्रीजिंग इंजरी अकर इन टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंच जाता है, बिलो 0 डिग्री मतलब माइनस में पहुंच जाए तो सेल वॉल क्या हो जाती है? वो जम जाती है, वो काम ही नहीं कर पाती है। तो इसके मतलब क्या हो जाता है? ऑल्सो डेट्रीमेंटल टू प्लांट्स ऑफ टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब है डेट्रीमेंटल यहाँ पर कमी हो जाएगी, प्लांट टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा तो भी इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएंगे प्लांट्स के लिए। फेल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन होगी कोल्ड की तो। ठीक है। सम प्लांट्स ग्रोइंग इन अल्पाइन, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर कोणधारी आपके प्लांट हैं, आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आपने अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन पढ़ा है ना, ये काफी कैसे होते हैं? आपके फ्रेजेड जोन वाले होते हैं। कैन सर्वाइव अंडर लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर पर बढ़ जाते हैं। क्यों? वो एडेप्टेशन कर लेते हैं, वो अपनी लीव्स को इसमें चेंज कर लेते हैं, स्पाइक्स में। एंड सच प्लांट्स आर सेड टू बी कॉल्ड रेसिस्टेंट, और इन प्लांट्स को बोला जाता है कि ये रेसिस्टेंट प्लांट है, ये क्या करते हैं? एनवायरमेंट को बियर कर सकते हैं। हैवी मेटल स्टेट, हैवी मेटल स्टेट का मतलब एनवायरमेंट में या फिर सॉइल में ऐसे प्लांट्स हैं जिनको प्लांट बियर नहीं कर सकता, उनको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, जैसे आयरन है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, कैडमियम है, जिंक है और मरकरी है, एचजी मरकरी। आर असेंबल्ड इन द सॉइल थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड सीवेज डिस्पोज। कहने का मतलब सीवेज डिस्पोजल से आ गए हैं लोगों ने, क्या किया, गटर में ही बेकार चीजों को डाल दिया। मान लो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री का कोई वेस्ट है उसमें डाल दिया, एटॉमिक वेस्टेज होता है वो भी इसमें हैवी मेटल में आ जाता है। ठीक है। तो होगा क्या, आसपास के जो प्लांट हैं
of even though some of the are essential micronutrients for the growth development of plants, their surplus amount, उनका अगर ज्यादा अमाउंट हो जाता है, कैन इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल सेनेसेंस, वो क्या करेगा, प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म को बेकार कर देगा, प्लांट की फिजियोलॉजी खराब हो जाएगी और सेनेसेंस हो जाएगा, मतलब प्लांट किसमें पहुंच जाएगा, पतझड़ में, और इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी उसकी। स्ट्रेस सेंसिंग मैकेनिज्म इन प्लांट, स्ट्रेस सेंस का मतलब है कैसे प्लांट में एनवायरमेंट से चीज़ें बढ़ रही हैं, कहने का मतलब है जैसे कि टेम्परेचर हमने ऊपर पढ़ा है, टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस जो है इफेक्ट हो जाएंगी, इफेक्टिंग प्रोटीन ऑफ आरएनए स्टेबिलिटी, ion transport or other cellular function, any of these primary disruption could signal the plant that unusual environment condition। मैंने कहने का मतलब है आरएनए के थ्रू, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू प्लांट के पास में ये सिग्नल पहुंच जाएगा कि इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए आपका मैकेनिज्म प्लांट स्ट्रेस सेंसिंग है। ओके, इसके लिए आपके आगे जाके पाथवे चलते हैं, एक्टिवेट रेस्पॉन्स पाथवे ऐड होते हैं। ओके, फिजिकल सेंसेस पढ़ लिए हमने, बायोफिजिकल एंजाइम्स, अच्छा बायोफिजिकल पढ़ लेते हैं। बायोफिजिकल सेंसिकल इन्वॉल्व चेंजिंग इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी, और हीट स्ट्रेस के टाइम पर एंजाइम में क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब वो कम वर्क करेंगे। मेटाबॉलिक सेंसिंग में मतलब फिजियोलॉजी गिर जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेट इन सेल ड्यू टू द, कहने का मतलब है जो बाय प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला, वो भी उसकी जो रेट हो जाएगी वो कम हो जाएगी। बायोकेमिकल सेंसिंग, बायोकेमिकल सेंसिंग इन्वॉल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में ये आपका इन्वॉल्व होगा, इवॉल्व इन सेंस पार्टिकुलर स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम चैनल होगा, ठीक है, बस एक ही ध्यान रखो टेम्परेचर के थ्रू यहाँ पर होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। एपिजेनिक सेंसिंग, एपिजेनिक सेंसिंग रिफर्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर that do not genetic sequences such as changes in a chromatin that occur during the temperature stress। टेम्परेचर स्ट्रेस के समय पर डीएनए और आरएनए में जेनेटिक सीक्वेंसेस का चेंज हो जाना, क्रोमेटिन में चेंज हो जाना, ये होता है एपिजेनिक सेंसिंग। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन को कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है। देखो यहाँ पर प्लांट के लिए जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, हालांकि पूरे इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी पूरे, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन डायरेक्टली प्लांट इनको नहीं ले सकते, इनके लिए क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डिग्रेड करते हैं, देन आपको क्या करते हैं, देन ये ले पाते हैं, देन नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन इन एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम, विटामिन्स, एल्केलॉइड्स एंड सम ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन और विटामिन्स, प्रोटीन्स का ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज प्राइमरली प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको, थोड़ा सा कहने का मतलब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, बट जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली इसको इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, इन द सिंपलर फॉर्म वो इनटेक कर पाएंगे, एक इनका प्रोसेस चलेगा, आपके जो बैक्टीरिया हैं वो इसको क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। कैसे, मतलब जब तक आपका नाइट्रेट लेवल नहीं हो पाएगा, नाइट्रेट लेवल को प्लांट जाके वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा, तब तक नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकते, इनटेक नहीं कर सकते, उसको ले नहीं सकते, अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो देखो है क्या है, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डायमेटिक डायटोमिक नाइट्रोजन N2 is highly stable as a ट्रिपल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड में होता है काफी हाई स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल नाइट्रोजन सच एज इज नॉट वेरी रिएक्टिव इन द एटमोसफियर अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में इतनी रिएक्टिव नहीं होती, इन द एटमोसफियर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज 78%, नाइट्रोजन की परसेंटेज आपको पता है 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 21%, तो ये पता होना चाहिए, सिंपल चीज है। बाय वॉल्यूम इट हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, माइनस का 195.8 होता है ना डिग्री सेल्सियस, विच इज इवन लोअर देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम होता है। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन अबाउट 16% नाइट्रोजन, प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिज्म में कम से कम 16% नाइट्रोजन कंटेन करती हैं, नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं भागते हैं। 78% हमें पता है नाइट्रोजन है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाते हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इनको यूजेबल फॉर्म में चाहिए होता है प्लांट को, तो लाइटनिंग फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना होता है, ठीक है,
एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम है, राइजो है ना, एजिटोबैक्टर है, विच लिव इन रूट्स एंड लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी, राजमा, बीन्स, पल्सेस। राइजोबियम कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है, जैसे कि मटर है ना, राजमा है, बीन्स है, सोयाबीन है, पल्स दाल है। ऑल्सो कन्वर्ट N2 टू NH3, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देता है। NH3 अमोनिया होती है, NH4 अमोनियम होता है। मोस्ट प्लांट अब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल, बहुत सारे प्लांट हमने बताया था ना नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल से। रिड्यूस इट टू अमोनिया, अमोनिया से ये रिड्यूस होता है इन द सेल्स फर्दर मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब सेल में ये आगे जाके फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आगे भाग लेता है। डेड ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्सट्रेसा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेथ एंड डिके हो गए हैं और उनका जो वेस्टेज मटेरियल है लाइक यूरिया है या फिर अमोनिया मान लीजिए, डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इनटू अमोनिया, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, बाय अ डिफरेंट सेट ऑफ बैक्टीरिया इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में चेंज कराया जाता है बाय द डिफरेंट सेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू। दीज आर लेफ्ट इन द सॉइल, और मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं कंपोनेंट। ठीक है, in this way nitrogen cycle is self regulated, human activities have caused steady loss of soil nitrogen। कहने का मतलब इसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल है वो इवॉल्व हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं? स्टीडी लॉस ऑफ सॉइल नाइट्रोजन, सॉइल नाइट्रोजन का जो लगातार जो वो होता है वो कम कर दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन कॉज है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज से काम करती हैं। इसको समझ लेते हैं। एटमोस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन थी, इसको प्लांट ने लिया। ठीक है, प्लांट कैसे लेगा समझते हैं। अभी प्लांट नहीं लेगा, ये नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या किया जाएगा? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करा जाएगा। बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। सबसे पहले फिक्स करेंगे तो ये नाइट्रेट कहाँ चला जाएगा? इस नाइट्रेट को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू दोबारा से एटमोस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा और नाइट्रोजन वही हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, यहाँ से समझिए। फिक्सिंग बैक्टीरिया जब हो जाएगा तो ये प्लांट ले लेंगे। ठीक है, जब नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाएगा बाय थ्रू द बैक्टीरिया, तो होगा क्या? प्लांट्स लेंगे और प्लांट की भी कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा और ये फिर से मिट्टी में पहुंचेंगे, फिर बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड करे जाएंगे, फिर अमोनियम चेंज करे जाएंगे और फिर से नाइट्रेट बन जाएगी, फिर से डिनाइट्रीफाइंग और ऐसे। और एनिमल की भी ऐसे ही डेथ हो जाती है। ओके, प्लांट से एनिमल ले लेते हैं, एनिमल जब डेथ हो जाती है तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ओके, सिंपलेस्ट चीज है अगर आप समझे तो। नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल एंड ए बायोलॉजिकल conversion of molecular nitrogen in compounds of nitrogen especially ammonia is called nitrogen fixation। कहने का मतलब है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है हमें। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ रिडक्टिव प्रोसेस। कहने का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया जाता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है। ये बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल होती है। थोड़ा स्पीड से करते हैं। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जैसे कि इन ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द नाइट्रोजन इज रिड्यूस टू अमोनिया, अमोनिया को कहने का मतलब कहाँ तक करा जाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अमोनिया तक उसे पहुंचाया जाता है। इन्वॉल्विंग एनी लिविंग सेल, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। कहने का मतलब कोई प्लांट या फिर एनिमल यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है। ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैन बी टू टाइप्स, वो टू टाइप का हो सकता है, इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल, या प्राकृतिक तरीके से या फिर कैसे तरीके से? इंडस्ट्रियल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हैबर्स प्रोसेस में करा जाता है। सिंथेटिक अमोनिया इज प्रोड्यूस बाय द पासिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के थ्रू ये आगे बढ़ाया जाता है। एंड हाइड्रोजन थ्रू अ बेड ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के द्वारा हाइड्रोजन को आयरन ऑक्साइड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब एक हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन को ऐसे भी चेंज करा जाता है, ऐसे इंडस्ट्रियल मेथड। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या किया गया? हाइड्रोजन के साथ में मिलाया गया। इसको टेम्परेचर भी लिख लेना, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री एटमोस्फेयर में होगा ये। तो आपके पास में अमोनिया बन जाएगी, और वो भी अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2। ओके, समझ में आया होगा। दिस इज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन था। ठीक है, इन नेचुरल फिक्सेशन प्रोसेस नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस में ही उसको चेंज कर लिया जाएगा। इट मे अकरिंग ड्यूरिंग lightning storms when nitrogen in the atmosphere can oxygen to form oxides of nitrogen। तुमने देखा होगा बिजली तड़कती है ना आकाश में, तो उस टाइम पर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है, उस समय पर भी एटमोस्फेयर से वो चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन को सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करा जाएगा, NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर O2 को मिक्स करके दोबारा से NO2 बनाया जाएगा। ये आपका चेंजेस चलता रहता है इन द एटमोस्फेयर। These oxides nitrogen may be hydrated and trickle down to the earth as combined the nitrite and nitrate form।
कहने का मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में ये अर्थ पर आके गिर जाते हैं, ठीक है। NO3 और NO2 के फॉर्म में ये नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नाइट्राइट NO2 है, नाइट्रेट क्या है, NO3। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा ये समझते हैं। केमिकली दिस प्रोसेस इज सेम एज बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल की सेम ही होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन fixation is reduction of molecular nitrogen to ammonia by a living cell in the presence of enzymes called nitrogenase। कहने का मतलब है वहां पर हम विदाउट एनी लिविंग सेल की बात कर रहे थे, तब हम अमोनियम चेंज करते हैं। यहाँ पर एक लिविंग सेल क्या करेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजनेज की प्रेजेंस में ये अमोनिया चेंज होगा। समझ में आया होगा, ये समझ लीजिए, ये चार्ट हमने बनाया। नाइट्रोजीनस फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको पढ़ेंगे। सम फ्री लिविंग माइक्रोब्स विच फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ओके। पढ़ते हैं इसको, ये पता होना चाहिए आपको, आ जाएगा। जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, हालांकि हम उसको नहीं ले रहे, वो टिटेनस के लिए होता है। क्लोस्ट्रीडियम है तो ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये क्या करता है, ये आपको नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। ये लेबिसेला है, लेबिसेला क्या है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। एजिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर तो आपको पता ही होगा, एरोबिक बैक्टीरिया है और नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ये पता होगा। रोडोस्पाइरलम पर्पल नॉन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना नॉनस्टॉक आपने पता होगा, सिम्बायोसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। सिम्बायोसिस आपको पता है, जब कोई दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपस में ही एक ऐसा रिलेशन साझा करते हैं जिससे कि वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके। तो वैसे ही सम फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, सिम्बायोसिस भी करते हैं। सिस्टम दे रखा है, सिम्बाइंड दे रखे हैं। चलो इसको समझा देते हैं, पता नहीं हो तो। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एस्टैब्लिश अ स्पेशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। कहने का मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एस्टैब्लिश करते हैं एक रिलेशनशिप को, जिसको बुलाया था सिम्बायोसिस, सहजीवन। एंड दिस रिजल्ट इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता रहता है। लाइकेंस में मिलता है, लाइकेंस किसका वो होता है, आपको पता है, फंगस और क्या, एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं विद फंगस, ड्रायोफाइट है साइनोबैक्टीरिया और एंथोसिरोस्ट होता है, टेरिडोफाइट में साइनोबैक्टीरिया एंड एजोला। एंजियोस्पर्म में लेग्यूम्स एंड राइजोबियम, एंजियोस्पर्म में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। एंजियोस्पर्म में ब्राजीलियन ग्रास होगी, डेसिटेरिया बोला जाता है, कौन है, एजोस्पाइरलम, ठीक है। इसको याद रखना, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ही नाइट्रोजन का है। सल्फर अमीनो एसिड, जिसको सास बोला जा रहा है, आर अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड है, कंटेन सल्फाइड्रिल, सल्फाइड्रिल को कंटेन करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमंग द सास मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर डीम्ड एज द प्राइमरी सल्फर अमीनो एसिड्स। कहने का मतलब सिस्टीन और मेथियोनिन को माना जाता है वो प्राइमरी कौन है, सल्फर अमीनो एसिड्स हैं। मेथियोनिन इज एन इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड इन मैमल, मैमल में मेथियोनिन इज प्रेजेंट, आप आवश्यक है। मेथियोनिन किसमें, मैमल्स में। मैमल कौन है, हम। जो मैमल कौन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ठीक है। एज इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अमाउंट ऑफ सफिशिएंट इन मेंटेन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ मैमल। कहने का मतलब है ये एज इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अमाउंट सफिशिएंट, ये सिंथेसाइज तो नहीं करे जा सकते इतने अमाउंट में, सफिशिएंट टू मेंटेन द नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने में, किसके लिए, मैमल्स के लिए। नेवरदलेस फिर भी सिस्टीडीन इज द सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सिस्टीडीन एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है इन मैमल्स। दूसरा अमीनो एसिड है सिस्टीन, ठीक है। बिकॉज सिस्टीन कैन प्रोड्यूस थ्रू द ट्रांससल्फ्यूरेशन पाथवे फ्रॉम एल मिथेनिन डिग्रेडेशन, क्योंकि सिस्टीन को प्राप्त किया जा सकता है, प्रोड्यूस करा जा सकता है ट्रांससल्फ्यूरेशन पाथवे के द्वारा, एल मिथेनिन डिग्रेडेशन के द्वारा। मिथेनिन हमने बता दिया अमीनो एसिड है। ऑल अमीनो एसिड रेजिड्यू प्रोन टू ऑक्सीडाइज बाय डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स ऑफ आरओएस, आरओएस हमने बताया था ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। कौन है ये केमिकल, आपके केमिकल्स हैं जो काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सेल सेल प्रोसेसिंग में ये हेल्प करते हैं, सिग्नलिंग में, ओके, बताया था तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लीजिए, ऐसे है। SAM इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मिथ्योनिन। SAM क्या है, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, मिथ्योनिन का। मिथ्योनिन क्या है यहाँ पर, मिथ्योनिन एक एमिनो एसिड है, दोनों ही सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों ही क्या है आपके बाय मिथ्योनिन, कैटलाइजेस बाय मिथ्योनिन एडेनोसाइल ट्रांसफरेजेस।
एडेनोसिन ट्रांसफरेजेस है, ठीक है। देखो जैसे एसएएम है ना, पूछा जा सकता है कि एस आपका यहाँ पर अलग है सल्फर वाला, एडेनोसिल मिथ्योनिन आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मिथ्योनिन एडेनोसिन ट्रांसफरेजेस है, एमईटी पूछा जा सकता है। इट इज वेल नोन मिथाइल डोनर फॉर मेजॉरिटी ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज दैट मॉडिफाइड डीएनए आरएनए एंड अदर प्रोटीन, जो क्या करता है, डीएनए आरएनए एंड अदर प्रोटीन्स को बनाता है, ठीक है। एसएम एक्सर्ट एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बाय दिस पाथवे, इस पाथवे के द्वारा वो एक्सर्ट क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह। एसएम इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सिस्थायोनिन गामा सिंथेज सीबीसी, ध्यान रखना है इसको। एसएम इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सिंथेज सीबीसी which is the primary enzyme in the transsulfuration and contributes to synthesis of cysteine, thereby increasing level of GSH, ठीक है। ये guanosine वाला है GSH। तो आगे पढ़ते हैं, जो क्या बढ़ा देता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द लेवल, सेम क्या बढ़ा देता है, GSH लेवल बढ़ा देता है प्लांट में, ओके। आप इसको बोल सकते हैं ग्लूटाथियोन, ओके। GSH ग्लूटाथियोन पूरा नाम हो सकता है इसका, ठीक है। हालांकि पूरा ही, सिस्टीन को पढ़ लेते हैं। Similar to the methionine residue, cysteine residue are also easily suffered from oxidation, मतलब ऑक्सीडेशन के द्वारा इसको निकाला जाता है, रेजिड्यू निकाला जाता है। सिस्टीन रेजिड्यू आर विद प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलेटिंग रेडॉक्स सिंस, रेडॉक्स रिएक्शन में ये भाग लेते हैं। इट्स स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक मेड इट इज इजी रिएक्ट विद H2O2, कहने का मतलब है ये इसका जो स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या करता है, पेरोक्साइड के साथ में आराम से रिएक्ट कर सकता है। H2O2 क्या है यहाँ पर, पेरोक्साइड। ये ग्लूटाथियोन है GSH, ओके। इन मैमल GSH इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय टू एंजाइमेटिक ATP डिपेंडेंट रिएक्टेंट, कहने का मतलब ATP डिपेंडेंट रिएक्टेंट के द्वारा ये निकाला जाता है मैमल्स में, मैमल्स माने हम, फ्रॉम सिस्टीन, सिस्टीन के द्वारा, या फिर ग्लूटेमेट या फिर ग्लाइसिन के द्वारा। सिस्टीन एंड ग्लूटामेट कंजर्व ATP टू फॉर्म बायग्लूटामाइस्टीन बाय द कैटलिस्ट ऑफ बायग्लूटामाइस्टीन सिंथेसिस GCS, ठीक है। याद रखना ये मैमल में ही प्रेजेंट होगा। इसको और पढ़ लेते हैं। रोल इन इंटॉक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम प्लांट्स, कैसे होता है। प्लांट पॉजेसेस द रोबस्ट इंटॉक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम, बहुत रोबस्ट माने कठिन इंटॉक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम क्या करते हैं, बनाते हैं। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर होमियोस्टेसिस, जिससे कि होमियोस्टेसिस ना हो पाए, सेलुलर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। होमियोस्टेसिस क्या है यहाँ पर, होमियोस्टेसिस का मतलब है सभी चीजें इक्विलिब्रियम में काम करें, मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट की, वो सभी एक समान वे में काम करें। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, जिससे कि ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो। ऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम ये बताता है प्लांट में। बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS का यूज करके, जनरेट ड्यूरिंग द स्ट्रेस और नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, स्ट्रेस के टाइम पर और नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के समय पर ये रेज होता है, ये केमिकल है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व बोथ एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक कंपाउंडिंग दैट स्कैवेंज ROS, कहने का मतलब है ये सिस्टम है इन्वॉल्व होता है एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक कंपाउंड के साथ, दैट स्कैवेंज ROS, जो क्या करते हैं ROS को स्कैवेंज करते हैं। प्रिवेंटिंग डैमेज द प्रोटीन, प्रोटीन को प्रिवेंट करते हैं डैमेज होने से। लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को डैमेज करते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको और पढ़ लेते हैं। ये वैसे हमने बता दिया है। ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये बता दिया हमने। यूज अंडर नॉर्मल कंडीशन ROS लेवल टाइटली रेगुलेटेड, बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलेटेड होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट दे कैन एक्यूमुलेट अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में उनको वो एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेस है, लाइक ड्रॉट, सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, बायोटिक स्ट्रेस, पैथोजन लाइक लीडिंग टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस समय पर क्या होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में पहुंच जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन डैमेज सेलुलर कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, लिपिड इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA एंड द सेल डेथ, इम्पेयर्ड ग्रोथ, कहने का मतलब ग्रोथ बिगड़ जाती है और आपका DNA, RNA यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डैमेज, सेल डैमेज हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के टाइम पर, ठीक है। एसओडी याद रखना है, एसओडी क्या है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। कैट कैटालेज है। एपीएक्स एस्कॉर्बेट परऑक्साइड है। एपीएक्स फुल फॉर्म पूछा जा सकता है विटामिन सी के साथ में। ग्लूटाथियोन अभी आपको पढ़ाया था GSH वाला, GPX इसको बोल सकते हैं।
पेरोक्साइड है ये, क्योंकि पेरोक्साइड में पिया जाएगा तो ग्लूटाथियोन जी आ रहा है यहाँ पर रिडक्टेज। पेरोक्साइड ये हालांकि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स ग्लूटाथियोन, एस्कॉर्बेट, कैरोटेनॉइड्स। सेलुलर होमियोस्टेसिस हमने बात कर ली है अभी। ठीक है, ये बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट सर्वाइवल। मतलब प्लांट सर्वाइवल के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस हो गई है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, थैंक यू।